नमस्कार, मैं विभा विजय कलावर्धिनी नृत्य संस्थान से आप सबकी सकारात्मक प्रतिक्रिया और सुझावों के परिणाम स्वरूप मुझे एक प्रेरणा मिली कि मैं कथक की जानकारी को सरल विस्तृत रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। क्योंकि जो कथक में जुड़े हुए हैं मेरे भाई बहन और गुरु भाई बहन और मेरे गुरुजन, उन सबको तो कथक के बारे में पता है सारी चीज़ें। लेकिन जो नहीं जुड़े हैं कथक से और जानकारी के अभाव में वो कथक से दूर हैं, तो मेरा ऐसा प्रयास है, क्योंकि मेरी संस्था है वो यही प्रयास कर रही है कि हमारी भारतीय संस्कृति का हम किस तरह से प्रचार प्रसार करें और साथ ही कथक को, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारे जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें बहुत सारे आर्ट फॉर्म हैं। देर आर 8 क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, तो 8 ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो कथक है। तो उसके बारे में मैं आपको फिर भी सही तरह से जानकारी दे सकती हूँ। बाकी आर्ट फॉर्म्स के जो हैं विशेषज्ञ, वो उस तरह से वो आपको जानकारी देंगे, क्योंकि हर कोई जिस फील्ड में होता है उसी के बारे में वो सही से जानकारी सामने प्रस्तुत करता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ कि कथक जो है वो क्या है, कथक का वास्तविक स्वरूप क्या है। कथक जबकि हमें जब गुरुजन पढ़ाते हैं शुरुआत में ही, तो सबसे पहले एक ही लाइन आती है, कथा कहे सो कथक कहलावे। जब बहुत शुरू में प्रारंभ हुआ था कथक, तो उस टाइम पे जो मंदिरों में है कथा कही जाती थी। तो कथक जो है वो मंदिरों का डांस है, उपासना का केंद्र है, मंदिरों से निकला हुआ है और उसका पूरा इतिहास इसीलिए हमारे सभी भगवानों जैसे राम कृष्ण विष्णु अवतार, ये सभी इसी के सब्जेक्ट्स रहे हैं। तो जब शुरू में कथक करा जाता था तो पहले कथा कही जाती थी, धीरे धीरे उसमें चेंज आया कि उसमें कहीं ना कहीं वादन भी शुरू हुआ। वादन के साथ साथ क्योंकि लोग झूमते थे, तो कथा कहने का सबका अपना अपना तरीका होता था, तो कथावाचक भी झूम के गाकर करने लगे। तो धीरे धीरे फिर वो पैर पैर चलाना शुरू किया उन्होंने, तब जाके कहीं ना कहीं कथक का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। तो लोगों को जब ये लगा कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, बहुत सुंदर लगी वो चीज़ जब सामने आई, तो उसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार बड़ा बहुत वृहद रूप में हो गया कि भाई वो मंदिरों का डांस है। हालांकि कई कलाकार कथावाचक जो हैं वो गांव में घूम घूम के भी कथा कहते थे, तो लेकिन उनका जो है मेन केंद्र होता था उपासना का, भक्ति भाव होता था उनमें। धीरे धीरे जब मुगल्स का अटैक हुआ हमारे उत्तर भारत में, तो जब अटैक हुआ तो उसमें जो मूर्ति पूजा का और मंदिरों का, ये धीरे धीरे उन लोगों ने हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। वो मंदिरों को थोड़ा अपने से अलग करना चाहते थे, उनका एक अपना मत था। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि ये सब जो भक्ति भाव वगैरह हैं वो बंद करा दिए कलाकारों के। अब कलाकारों के सामने समस्या थी कि या तो वो ये सब छोड़ के दूसरा प्रोफेशन अपनाएं, या फिर आजीविका वो कैसे चलाते। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, दरबारों का रुख किया। तो जो कथक में दरबारी परंपरा आई, उसके बाद से इसमें मुजरा पद्धति चल गई। तो कथक को कई लोगों की मानसिकता हो गई है कि कथक इज इक्वल टू मुजरा डांस, और ना जो हमारे सभ्य समाज में डांस नहीं कर सकते, वो वाला उसको कथक को उसके बराबर मानने लगे। आज हमारे गुरुजन जो हैं वो इसी प्रयास में लगे हुए हैं और हम लोग भी इसी प्रयास में लगे हैं कि हम उस कथक को वापस से मूल स्वरूप पे लेके आएँ, कि ये मुजरे का डांस नहीं है, ये शुद्ध सनातनी डांस है और इसमें जो है वो सिर्फ भक्ति भाव है और उपासना का केंद्र है। तो जब ये चीज़ें हुई तो सभ्य परिवार ने क्या करा, अपने बच्चों को कथक सिखाना बंद कर दिया और कोई भी डांस जो है वो करना बंद कर दिए।
क्योंकि धीरे धीरे उसमें वल्गैरिटी भी आने लग गई। और राजाओं के सामने या दरबारी लोगों के सामने जब इस तरह से कथक नृत्य को प्रस्तुत किया गया, कथक नृत्य पे आधारित चीज़ों को, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ सबसे बड़ी मूल भावना ये बता दूं कि कथक जो है वो उपासना का केंद्र है और प्रभु से सीधे साक्षात्कार करने का एक जरिया है। तो इसमें भाव ही चेंज हो जाते हैं, इसमें भक्ति भाव आता है, आप तल्लीन हो जाते हो। जैसे कि मीरा जी हैं, वो इतनी तल्लीन हो जाती थी, उन्हें नहीं पता होता था कि वो कहाँ पर हैं, किस अवस्था में हैं, वो क्या हैं, इसलिए उनका विरोध भी हुआ था। लेकिन उन्हें उस चीज़ से मतलब नहीं था, उनको सिर्फ अपनी उपासना से मतलब था, साधना से मतलब था। लेकिन जब डांस, कोई सा भी डांस हो, सिर्फ कथक नहीं, अगर कोई सा भी डांस है वो अगर आप प्रभु के लिए कर रहे हैं तो वो अलग भाव में आता है। हम खुद के लिए कर रहे हैं उसका भी एक अलग भाव हो जाता है। लेकिन जब हम सामने वाले को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो मुजरा बन जाता है। इसलिए कृपया आप ध्यान दीजिए अपने बच्चे के एक्सप्रेशन पे और कुछ भाव भंगिमाओं पे कि कहीं वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए तो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा है या ऐसा स्टेप नहीं ले रहा है या ऐसे एक्सप्रेशन तो नहीं दे रहा जो कि मुजरे के फॉर्म में चले जाए। तो अगर आपको शुद्ध रूप में किसी नृत्य को प्रस्तुत करना है तो उसमें कम से कम ये इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। चाहे बच्चे रील्स बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, अपने डांस वीडियोस यूट्यूब पर डाल रहे हैं, कहीं भी कोई भी हो, बच्चे ही नहीं कोई भी हो, तो वो डांस करें तब सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखें कि हमें किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं करते। क्योंकि मुजरे में जो है वो चीज़ें डाली गई कि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होए, और इसीलिए धीरे धीरे इसमें वल्गैरिटी आने लगी और लोग दूर हो गए। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको शुद्ध रूप में जारी रखा, इसलिए आज हमारे पास भी उसको शुद्ध रूप में प्रस्तुत हुआ हमारे सामने। और हम भी इसी प्रयास में हैं कि कहीं ना कहीं कथक को और नृत्य को हम आपके सामने शुद्ध रूप में ला सकें। और बाकी जो लोग कर रहे हैं, जो अनजान हैं इन चीज़ों से, उनके सामने भी हम ये पॉइंट रख सकें ताकि वो भी ये चीज़ ध्यान रखें। क्योंकि कई पेरेंट्स हैं अनजाने में, उन्हें नहीं पता कि उनका बच्चा बस डांस कर रहा है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, वो 2-4 हाथ पैर मारेगा वो भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका बच्चा कब आइटम डांसर बन गया है। तो आप आइटम डांसर्स को मूवी में भी जब आप देखते हैं तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपका खुद का नज़रिया क्या होता है, आप उस आर्टिस्ट को या जो भी वो एक्ट्रेस है उसको देख के आप क्या सोचते हैं। आप ये बिल्कुल सत्यता को स्वीकारें कि आपको आइटम डांसर नहीं बनाना है अपने बच्चे को, आप डांसर बनाइए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में डांस करे। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, 100 मर्जों की एक ही दवा, शास्त्रीय संगीत जिसमें गायन, वादन और नृत्य है, आप उससे जुड़िए और अपने बच्चों को जोड़िए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।